स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। आज हम लोग 24 और 25 सितंबर के करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। अभी 23 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत, जिसको हम लोग पीएम जय भी कहते हैं, उसकी 6वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, तो ये कब शुरू हुई होगी? ये 2018 में शुरू हुई होगी, तभी तो इसकी 2024 में 6वीं सेरेमनी मनाई जा रही है। ठीक है, नाम क्या है इसका? पीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है, पुरानी योजना, इसके बारे में जान आप लोग रहे ही होंगे कि 5 लाख रुपए का बीमा एक साथ नहीं होता है, पूरे वर्ष में होता है और परिवार की इकाई पे होता है। ठीक है, इसकी इकाई परिवार होती है। तो पहले ये बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए था, फिर अब ये जल्दी में, मतलब कुछ दिन पहले ही, जो 70 वर्ष से अधिक लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी वो इकोनॉमिक फ्रेम में आते हों, एपीएल हो बीपीएल हो, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़, जो इसके केंद्र हैं आयुष्मान वाले, उनको आयुष्मान मंदिर नाम दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है पहले, तो हो सकता है कथन में फिर से पूछ दे। ठीक, जो वेलनेस सेंटर हैं इनके, उनको आयुष्मान मंदिर नाम दिया गया है। तो ये थी पहली न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़, अब नेपाल के बाद श्रीलंका में भी राजनीति बदल गई है और उल्टी दिशा में गई है। ठीक है, अब की बार वहाँ वामपंथी पार्टी एक है, उसने चुनाव जीता है और वहाँ पे अनुराग कुमार दिसानायके वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। समझने वाली बात यह है कि श्रीलंका में जो पावर सेंटर है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति क्या होते हैं? बहुत सारे देशों में, जैसे जहाँ भी प्रेसिडेंशियल रूल है, वहाँ राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वही सारे फैसले करता है। तो यहाँ पे ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुराग कुमार दिसानायके ये बने हैं राष्ट्रपति श्रीलंका के। ठीक है, ये एक वामपंथी नेता हैं। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका वापस से चाइना शिफ्ट करेगा। ठीक है, एक व्यापक मार्जिन इन्होंने हासिल किया है, लगभग 42% वोट हासिल किया है और बहुत भारी वोटिंग भी हुई है। और कमाल की बात यह है कि जो इससे पहले थे रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, ये 3rd प्लेस पे हैं। ठीक है, और बहुत कम वोट मिला है इनको, काफ़ी। ठीक है, ये वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। दूसरी चीज़, अब देखिए वहाँ पे मतदान जो हुआ है वो 76% हुआ है। मतलब किसी भी विकासशील देश के लिए इतना बड़ा मतदान मायने रखता है। मतलब लोग कहते हैं मतदान बढ़ता है तो मतलब चेंज होने वाला है, वहाँ पे सरकार बदलने वाली है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, अब वहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। जो ये राष्ट्रपति हुए हैं, उन प्रधानमंत्री का नाम है, नाम याद रखिएगा, हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया अब जो है वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और फिर राष्ट्रपति को उनकी मर्जी से नियुक्त किया जाता है, वहाँ पे उल्टा है। ठीक है, तो काम करने के लिए या काम में सहयोग के लिए आप समझिए कि वहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये हरिनी अमरसूरिया महिला हैं और वहाँ की पीएम बनी है। तो 2 नियुक्तियाँ हो गई और ये पार्टी इनकी जो है वो एनपीपी है। ठीक, और ये वामपंथी पार्टी है, इसका नाम है नेशनल पीपुल्स पावर। ठीक है, तो इतना कुछ जाना आपने, ये 2 नाम याद रखने हैं। ठीक है, और ये वामपंथी हैं, ये ऐसा है, प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको हम लोग FSSAI कहते हैं, ये 2006 में एक अधिनियम के द्वारा 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों का निर्धारण करता है। ठीक है, कोई भी अगर फूड प्रोडक्ट है तो उस पर इसके मानक रहते हैं, ये उसको पास करता है। इसने ब्राज़ील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय MAPA के साथ समझौता किया। तो बस इतना ध्यान रखना है कि समझौता किस देश की संगठन के साथ किया है, तो ये ब्राज़ील है। ठीक है, आपको पता है ब्राज़ील भी फूड प्रोडक्शन या कृषि निर्यात में भारत से साम्यता रखता है। ठीक है, ब्रिक्स में ये दोनों कंट्री जो हैं वो अपने कृषिगत उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। दोनों गन्ना प्रोड्यूसिंग है, दोनों कपास का प्रोडक्शन करते हैं, दोनों भारी मात्रा में अनाजों का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, खासकर कृषिगत उत्पादों के सुरक्षा मानकों के निर्धारण में। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य भी है। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो एक्स IPS हैं आलोक रंजन। ठीक है, इनको NCRB का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, NCRB क्या काम करता है, तो इसके नाम में ही है कि ये
क्राइम रिकॉर्ड रखता है। ठीक, तो इसी से इसका फुल फॉर्म भी बन गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो ये क्राइम रिकॉर्ड रखता है। किसके अधीन काम करता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, ये हर बार डाटा जारी करता है, जैसे एट्रोसिटी पे करता है, ठीक है, रेप पे करता है, हत्याओं पे कहाँ कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, कितने मामले दर्ज होते हैं, ये वही मामले रिपोर्ट करता है। जैसे मानवाधिकार आयोग या एकदम एनजीओ की तरह ग्रास रूट लेवल पे नहीं, जो रिपोर्टिंग आती है थाने में उनके जरिए डाटा ये इकट्ठा करता है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। तो ये क्वाड वाला पूरा ये पेज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो विलिमिंगटन डेलावेयर में यूएसए में इस बार क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, क्वाड में कंट्री कौन कौन सी है सबको पता है एक बार और, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक है, इसको एशियाई नेटो भी कहा जाता है। हालांकि इसका खंडन करते हुए मोदी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मतलब जो वक्तव्य हुआ उसमें ये लाइन प्रमुखता से बोली गई कि भारत किसी देश के खिलाफ कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, अब आयोजन कहाँ हुआ, पहली तो ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा, अब अमेरिका में गए थे तो वहाँ पे द्विपक्षीय वार्ताएं भी सबसे हुई हैं, जिसमें यूएसए से होने वाली आज डिस्कस करेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट रहेगी तो उसको अगले दिन। अब यहाँ पे भारत 2 कॉन्सुलेट खोलने का बात, मतलब 2 कॉन्सुलेट खोलेगा। ठीक है, ये 2 जगहों पे होगा, एक है बोस्टन में, ठीक है, बोस्टन और लॉस एंजलिस, दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। बोस्टन जो है वो विश्व में जहाज उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, हालांकि और भी जगहें हैं जो जहाज उद्योग के लिए जानी जाती हैं, जैसे शिकागो आपका हो गया और हैम्बर्ग हो गया जर्मनी का। तो ये बोस्टन, देखिए जहाँ भी औद्योगिकरण है और वो अगर तट पे स्थित है तो वहाँ पे जहाज उद्योग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फिर लॉस एंजलिस हो गया। ठीक, ये 2 जगहों पे कॉन्सुलेट्स खोलेगा भारत। ठीक, अगला जो है वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक समिट का आयोजन हुआ है, इसको समिट ऑफ द फ्यूचर कहा गया है। इसमें मोदी जी गए थे और वहाँ पे विषय था बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। ठीक है, बस इतना याद रखना कि कहाँ हुआ था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। समिट का नाम अलग अलग से दे दिया ना तो फिर ये रिलेट नहीं होगा कि ये कहाँ से हो रहा था, फिर आपको ये खोजना पड़ेगा। तो ये क्वाड में गए थे तो वहाँ पर ये हो गया, इस तरह से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ हुई है उसका नाम है, क्वाड देशों ने आपस में कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की है। ठीक है, ये जो है कैंसर के कई प्रकारों पे रोकथाम पे, उनकी जांच विस्तार पे, उनके टीके के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए भारत हालांकि दवाओं के क्षेत्र में आ गया है लेकिन फिर भी शोध के क्षेत्र में पीछे। तो इसका मुख्य ध्यान है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, कैंसर से होने वाली मृत्यु में लगभग दक्षिण एशिया में 1/3 भाग रखता है। और दूसरी बात इसका ये है कि ये रोकथाम करने योग्य है, फिर भी लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है। कैंसर के कई स्टेज में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ किया जा सकता है वहाँ भी लोग मर रहे हैं। इसी के लिए ये सोचा गया है कि इस क्षेत्र में हम लोग जांच विस्तार करेंगे, तथा इसका जो वायरस है HPV, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, इसके टीकाकरण के लिए विस्तार करेंगे। ठीक है, तो खूब सारे वादे तो हुए हैं, अमेरिका ने भी कहा है कि इतने करोड़ खुराक हम दे देंगे, ये है वो है। ठीक है, लेकिन ये किसने किया है कैंसर मूनशॉट पहल, ये कुछ महीने बाद भूल ना जाए। क्वाड ने किया है, किस चीज़ के लिए किया है, सर्वाइकल कैंसर के लिए किया है, ये याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। एक और उतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, जिसका नाम रहेगा शक्ति। इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से भारत में। तो भारत में क्या है, ये विश्व में पहली बार कोई सैन्य देश असैन्य तौर पे सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना कर रहा है। अब इसका क्या है, ये केवल वही नहीं, बल्कि मतलब ये केवल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इसलिए नहीं बनाएगा कि वो प्रोडक्शन में काम आती है, बल्कि सैन्य हार्डवेयर का भी निर्माण करेगा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, सैन्य हार्डवेयर का निर्माण करेगा। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग होने वाले अन्य चिप्स का भी उत्पादन करेगा। ठीक, अभी गुजरात में एक
स्थापित हुआ सानंद में चौथी इकाई सेमीकंडक्टर चिप की, जो चिप और डिस्प्ले बनाएगी, ये हम लोग डिस्कस किए थे पहले। तो ये चिप्स का निर्माण करेगा। इस फैब का नाम शक्ति है, ठीक है। और ये आधुनिक युद्ध लड़ने के 3 आवश्यक स्तंभ, जिसमें संवेदन, ठीक है, दूसरा है संचार तथा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों चीज़ों में सहयोग करेगा। मोटी मोटा बात याद क्या रखनी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, इसका नाम क्या है, किस देश के साथ स्थापित हो रहा है, ठीक है। जब टाइम बीत जाता है ना, तो फिर जो हाइलाइट्स हैं वो भी धूमिल होने लगती हैं, तो हाइलाइट्स नहीं भूलना है। बाकी अगर ये चीज़ें याद रह जा रही हैं तो अच्छी है। अब दूसरा चलते हैं। अब देखिए एक और, मतलब सब इम्पॉर्टेंट ही है इस वाले पेज में सब, ठीक है। अगली न्यूज़ है इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, जिसको IPEF कहते हैं, ठीक है। ये जब बना था तो भारत उतना इसके प्रति आशावान नहीं था, लेकिन बाद में 2024 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। IPEF कहता क्या है, ये है इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, ठीक है। ये स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के पक्ष में एक ढांचा है जो 2022 में बनाया गया था, ठीक है। ये 2022 में बना था। IPEF समझते हैं, उसी को लेके इंडिया USA में समझौता हुआ है, ठीक है। इसमें इंडिया और सब USA से ही हो रहा है। 3 समझौते हुए हैं, ठीक है, 3 समझौते हुए हैं। ये है क्या, तो पहले जानते हैं ये 2022 में स्थापित हुआ था। कुल 14 देश इसका हिस्सा हैं, ठीक है। अब देखिए ये इंडिया पैसिफिक इसका मतलब है, और ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, मतलब ये एक फ्रेमवर्क है, एक क्या है, और इसके बारे में ये किस चीज़ों के बारे में, इसके 4 पिलर हैं, उन्हीं के बारे में ये बात करता है। पहला पिलर है इसका ट्रेड, ठीक। फिर है फेयर इकॉनमी, फेयर इकॉनमी। फिर है तीसरा पिलर सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए ही एक है क्लीन इकोनॉमी, ठीक। अब देखिए भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहा था शुरू में, इस कारण को समझते हैं, फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे। अब इस पे भारत फरवरी 2024 में सहमत हुआ, ठीक है। तो ये उस टाइम की भी न्यूज़ है जो अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक। 2022 में ये बना था और भारत 2024 में इसमें शामिल हुआ। अब देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने भी प्लेयर हैं वो, अब भारत इस फैक्ट के विरुद्ध कि चाइना के साथ हमको इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वो जाल से बचना है और अपना एक जाल बनाना है, ठीक। इस फैक्ट के अलावा भारत की आर्थिक मजबूरियां भी हैं। तो WTO में हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने भी विकसित देश हैं वो भारत के पक्ष में तो खड़े होते नहीं हैं, उसमें सबसे बड़ा विरोधी तो खुद अमेरिका ही है। तो ये जो संगठन बन रहा है IPEF, ये है तो इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसमें भारत थोड़ा सा शंका में आ जाता है, क्योंकि WTO में जो भारत की एग्रीकल्चर सब्सिडी है उसके खिलाफ तो यूएसओ लगातार वार करता है। सब जितने भी विकसित देश हैं वो कहते हैं भैया ख़त्म करो ख़त्म करो, और फिर कह रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इकोनॉमिक बढ़ाओ, ठीक है। तो ये फेयर कैसे होगा, फेयर और क्लीन इकोनॉमी, ये जो 4 पिलर हैं ये कैसे स्थापित होंगे। तो इसीलिए भारत थोड़ा सा वो था, लेकिन जो सुरक्षा वाला पोर्शन है वो इस पर हावी हो रहा है, तो इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर लिए। जो 14 कंट्री है ना, अब देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना तो एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन इन 14 कंट्री में चाइना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि IPEF है ये वो, तो इसमें चाइना नहीं है, बाकी सारे हैं जितने भी हैं, आप छोटे बड़े, तो ये इतना नहीं पूछेगा, ठीक। ऑप्शन में अगर चाइना आएगा तो इसी से फंसाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये सारे वन लाइनर टाइप के हैं, तो जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं। गुजरात की तो कहाँ की हैं रिया सिन्हा, क्या हुआ है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है, बस इतना ही जानना है, इसमें डीप नहीं जाना है, यही पूछ दे यही बड़ी बात है, ठीक है। बहुत पूछता है तो यूनिवर्स पूछता है, उनका देश पूछ लेता है। एक मूवी है लापता लेडीज़, आमिर खान की जो पत्नी है वो इसकी डायरेक्टर है, इसको ऑस्कर में भेजा गया है, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। भारत करता रहता है, होता कुछ नहीं है, ठीक है। वैसी क्वालिटी मूवीज़ बनती ही नहीं है। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS की सबसे लंबी उड़ान का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ी न्यूज़ है। अब इसमें 2 लोग हैं, ठीक। एक का नाम है ओलेग, इनका नाम ही कठिन रहता है, ओलेग कोनोनेंको, इसीलिए याद नहीं होता है ओलेग। और ये दूसरे हैं निकोलाई चुब। ये 2 लोगों ने साथ में तोड़ा है कुल 374 दिन ये लोग रह चुके हैं। लास्ट वाले का रिकॉर्ड 370 दिन था, उसको तोड़ दिया। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है किस देश के हैं, सबसे
इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं और आईएसएस में सबसे लंबी उड़ान। देखिए, अंतरिक्ष में सबसे लंबा रहना और आईएसएस में सबसे लंबा रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उसमें ये रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। फिर एक न्यूज़ है और ये बढ़िया न्यूज़ है। ये 45वें शतरंज ओलंपियाड, इनका आयोजन हुआ था बुडापेस्ट में, ठीक है। तो शतरंज में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, ठीक है। बहुत सारे यंग प्लेयर लगातार ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं, आप लोग इसके बारे में न्यूज़ देखते ही रहेंगे। तो इसमें मेन और वुमेन, मतलब महिला पुरुष दोनों में भारत ने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप प्रतियोगिता थी, हाँ, ग्रुप कंपटीशन था, जिसमें इस वाले में, मेल वाले में, जो डी गुकेश हैं, इन्होंने एक भी मैच नहीं हारा, एक भी दाव नहीं हारा। और इसमें एक दिव्या देशमुख हैं, दिव्या देशमुख लड़की हैं, इन्होंने भी एक भी दाव नहीं हारा। तो इन लोगों के बढ़िया प्रदर्शन की वजह से भारत जो है दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले भारत 2014 में ब्रॉन्ज जीता था और 2022 में भी ब्रॉन्ज जीता था। 2014 में मेल वाला ब्रॉन्ज जीता था, 22 में फीमेल वाला ब्रॉन्ज जीता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार ये कहाँ हो रहा है, ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों में जीता है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पुरुष वर्ग में अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंद को आप लोग जानते हैं, डी गुकेश को भी जानते होंगे, अर्जुन एरिगेसी भी, ये तीनों प्लेयर हैं मेल में, ठीक है। और फीमेल में डी हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल, ये 3 लोग हैं, 3-3 का ग्रुप था, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही है, एआई सुरक्षा प्रमाणन, CSPAI, ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, CSPAI, ठीक। तो एआई जुड़ा हुआ है, तो कुछ आइडिया लग गया होगा कि एआई के लिए है। तो ये एआई की सुरक्षा प्रमाणन के लिए है। और कौन कर रहा है ये, ठीक है। तो भारत में एक संस्था है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में किसी भी साइबर अपराध, साइबर धोखाधड़ी, इन क्षेत्रों में रिसर्च करती है, जांच करती है, नई तकनीक बनाती है। उस संस्था का नाम है सर्टिन। आप लोगों ने कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा, ठीक है, सर्टिन है। यहाँ इन से इंडिया है और सर्ट से है आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के संबंध में किसी भी, तो खासकर तो साइबर खतरा ही सबसे ज़्यादा है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये काम करती है, ठीक है, जो CIRT है, ठीक। ये स्थापित कब हुई थी, ये 2004 में स्थापित हुई है। IT एक्ट आया था एक, ध्यान रख सकते हैं, कभी अगर लपेट के पूछ दिया तो 2000 में आया था IT एक्ट, उसी के तहत फिर सर्टिन की स्थापना होती है। और एक इसमें जोड़ सकते हैं, 2017 में ये साइबर सुरक्षा केंद्र, देखते हैं जगह कहीं बनती है क्या, यहाँ लिख लेते हैं, इन्होंने साइबर स्वच्छता है, सुरक्षा नहीं, सॉरी, साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी, 2017 में की थी, ठीक है। ये मेलवेयर खतरा, किसी भी तरह का फिरौती मांगना, साइबर अपराध या किसी भी तरह की चीज़ों के लिए, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तो ये बहुत छोटे लेवल पे है, ठीक है। अगर हर जिले में एक हो जाए तो फिर कुछ बात बने, ठीक है। तो 2017 में ये हुआ था, 2004 में इसकी स्थापना हुई है। अब सर्टिन ने एक संस्था है प्राइवेट, उसका नाम है सीसा, उसके साथ मिलके ये AI सुरक्षा प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये AI के बारे में प्रमाण पत्र सबको देगा कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है। अब वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है, देखते हैं सबको। पहला विश्व सफाई दिवस, ये 20 सितंबर को मनाया जाएगा, 20 सितंबर को मनाया जाएगा। इसको UNGA ने पास कर दिया, ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, पहला है और UNGA ने इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंबई में क्लीन द बीच अभियान को शुरू किया, ठीक है। ये अभियान कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई में। किसने शुरू किया, पर्यावरण मंत्री ने शुरू किया। संग्राम सिंह ने इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले पुरुष पहलवान हुए। ये गामा नहीं है, गम नहीं है, ये गामा है, ठीक है, ये गामा, इधर भी गलती हो जा रही है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप है, ठीक है। इसमें ये जॉर्जिया के तबिलिसी में हुआ था और इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है, मतलब ये चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है। मैं 90 सेकंड में जीत ली है।
पूछेगा ये बहुत कम चांस है, ठीक है, ध्यान में ऐसे वन लाइनर टाइप के रख सकते हैं। अब एक पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका नाम था नॉर्दर्न यूनाइटेड। नॉर्दर्न यूनाइटेड ये जो दो सबसे शक्तिशाली देश हैं एशिया में, ठीक है, रूस और चीन, अब ये दोनों साथ में आखुट्टस सागर में ये अभ्यास कर रहे हैं, उनके जहाज पहुंच चुके हैं। तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चिंता बढ़ाने वाली बात है, ठीक। अभी पिछले दिनों कोरिया और अमेरिका ने भी युद्धाभ्यास किया था, तो अब ये है, इसका नाम ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है, नॉर्दर्न यूनाइटेड। कहाँ हो रहा है? जापान और आखुट्टस सागर में हो रहा है, रूस और चीन कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आखिरी न्यूज़ की तरफ। तो जो लॉस एंड डैमेज फंड बना था, ये आप लोग अगर याद कर पाएँ, लॉस और डैमेज फंड, ठीक, ये क्लाइमेट के लिए बना था। जो जितने भी ऐसे देश हैं जो क्लाइमेट के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक मजबूरियों की वजह से, लेकिन उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से CO2 में हाई योगदान है, ज़्यादा योगदान है, जैसे इंडिया खुद है उसमें, तो उसके लिए UNFCCC 2022 में इसको शुरू किया था, ठीक है। UNFCCC क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, ठीक है, तो फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, UN का ये संस्था है। इसने लॉस एंड डैमेज फंड बनाया था 2022 में, ठीक है। ये क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा ऐसे देशों को जो CO2 घटाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक फंड बनेगा, फंड ही मेन चीज़ है, ठीक है। किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा प्रयास को आप कैसे भाई बैक कर सकते हैं? उसको फंड दे के कर सकते हैं। जैसे भारत ने ISA बनाया तो उसको फंड दीजिए और वो फिर अफ्रीका, इंडिया, ऐसे विकासशील देशों को वो बांटेगा, ठीक है, सौर ऊर्जा बढ़ाएगा। तो इसके लिए प्रथम निदेशक की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है इब्राहिम शेख डियोंग, ठीक, नाम याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये संस्था भी इंपॉर्टेंट है। ये इब्राहिम शेख डियोंग जो हैं ये सेनेगल के हैं, सेनेगल और USA दोनों के हैं, तो नाम इसका देश कभी कभी पूछ देता है, तो ये सेनेगल के हैं और USA की दोहरी नागरिकता रखते हैं, ठीक है, इब्राहिम शेख डियोंग। इनकी मतलब ये खुद भी वित्त विशेषज्ञ हैं और इसीलिए इनकी नियुक्ति इस क्षेत्र में हुई है, ठीक है। तो ये थी हमारी 2 दिन की थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग जुड़े रहें, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद।